और पहले इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। यूपी में गैर मुल्की तबलीगी जमात के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, मामले को दिल्ली के साकित को ट्रांसफर करने का दिया हुक्म। 8 हफ्तों में समाअत मुकम्मल करे अदालत, ये हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यूपी में गैर मुल्की तबलीगी जमात के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सामने आया है। मामले को दिल्ली के साकित को ट्रांसफर करने का हुक्म दिया गया और साथ ही 8 हफ्तों में समाअत मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है यूपी में गैर मुल्की तबलीगी जमात के ताल्लुक से कि मामले को दिल्ली के साकित कोर्ट में ट्रांसफर करने का हुक्म दिया है और 8 हफ्तों में समाअत मुकम्मल करे अदालत। एक बार फिर हम आपको बता दें बड़ी खबर, यूपी में गैर मुल्की तबलीगी जमात के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है कि मामले को दिल्ली के साकित को ट्रांसफर करने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और साथ ही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 8 हफ्तों में समाअत मुकम्मल करे। और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जमीनी तनाजा और छेड़छाड़ के मुलजिम की पुलिस लॉकअप में मौत के बाद अहले खाना ने पुलिस थाने का घेराव किया। अहले खाना ने पुलिस पर पैसे लेने और कत्ल का इल्जाम लगाया। खबर के मुताबिक गुलला के मोहम्मदपुर में 7 दिन पहले वाजिद अली नामी नौजवान को ज़मीनी तनाज़ा और छेड़छाड़ के इल्ज़ाम के तहत हिरासत में लिया था, जिसे छोड़ने के लिए पुलिस ने अहल खाना से 2 लाख का मुतालबा किया। वाजिद के भाई के मुताबिक 50,000 रुपये पुलिस को दिए भी जा चुके थे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। अभी दीगर पैसों का इंतजाम किया जा रहा था कि अचानक पुलिस ने उनके भाई की खुदकुशी की खबर सुनाई। अहल खाना ने पुलिस वालों पर वाजिद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया और थाने का घेराव किया, जिसके बाद थाना इंचार्ज और कोतवाल को मुअत्तल कर दिया गया और इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म दिया गया। बीवी बच्चे और सब लोग मिलकर मारा। रामहेश, बब्बू, बंटनी, संजय, विश्वनाथ और उसकी माँ, तीनों है। उसके ऊपर मैं काम करूंगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से टीचर्स अवार्ड के लिए जिन 73 असातिज़ा की फहरिस्त जारी की गई है, इसमें अलीगढ़ ज़िले से उर्दू टीचर राफिया निखत शामिल हैं। राफिया निखत का 1994 में बतौर उर्दू टीचर तकर्रुर हुआ था और रज़ा नगर प्राइमरी स्कूल में 2013 से बतौर हेड मिस्ट्रेस खिदमत अंजाम दे रही हैं। राफिया निखत मज़कूरा एजाज़ से काफ़ी खुश हैं। अलीगढ़ के बेसिक तालीम अफसर डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि अलीगढ़ ज़िले से 6 असातिज़ा ने मज़कूरा अवार्ड के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसमें राफिया निखत सबसे बेहतर करार दी गई हैं। 1994 में उर्दू टीचर के लिए मुकर्ररी हुई थी और यहाँ पर मैं प्रमोशन होकर प्रिंसिपल के लिए 2003 में आई इस स्कूल में। मैंने इस स्कूल के लिए दिन रात मेहनत की, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी और 1 साल तक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद इस बिल्डिंग को मैंने ही तामीर कराया प्रधान के साथ मिलकर, और मैंने ये सोचा कि इस आबादी के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो राज्य शिक्षक पुरस्कार हैं, वो उसकी 2019 की घोषणा की गई है, जिसमें हमारे जनपद से श्रीमती राफिया निखत, जो प्राथमिक विद्यालय रजा नगर की प्रधानाध्यापिका हैं, उनका चुनाव किया गया है। ये हमारा मॉडल प्राइमरी स्कूल है और पिछले लगभग 26 वर्षों से ये अध्यापिका सेवा में है और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ये हम सबकी जानकारी में था। कितने लोगों को यहाँ से 6 अध्यापकों ने फॉर्म डाले थे और उनका वेरीफाई होकर के गया था, जिसमें इंटरव्यू के आधार पर राज्य स्तर पर। मुल्क में कोरोना वबा की संगीन होती सूरत हाल के पेश नज़र अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इलाहाबाद में लगने वाले सालाना माघ मेले को मनसूख करने पर गौर कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि माघ मेला और प्रयाग परिक्रमा के इनकाद से पहले रियासती और मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से पाबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा को देखते हुए अखाड़ा परिषद किसी भी तरह का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि इस मसले पर दीगर साधु संतों से राय मशवरा करने के लिए अखाड़ा परिषद आइंदा 7 सितंबर को इलाहाबाद में मीटिंग करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि साधु संतों के इजलास में इस मसले पर कोई हतमी फैसला कर लिया जाएगा। वाज़ेह के इलाहाबाद में लगने वाले सालाना माघ मेले का इंतजाम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की निगरानी में होता है। जनवरी माह से शुरू होने वाला माघ मेला 1 माह तक जारी रहता है। इस मेले में मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अफराद शिरकत करते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की एक बैठक बुलाई जा रही है
जिसमें प्रयागराज में आने वाले माघ मेला एवं परंपरागत प्रयागराज की परिक्रमा के विषय चर्चा होगी। जैसा हम सब आप जानते हैं कि कोरोना की महाबीमारी है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन होगी अथवा केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी उसका पालन। बिजली के फ्लैट रेट खत्म कर दिए जाने के बाद से बदहाली के दौर से गुजर रहा मेरठ का बुनकर तबका कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन के हालात में कारोबार बंद होने से अब बुरी तरह टूट चुका है और पावरलूम मशीनों को लोहे की कीमत में बेचने को मजबूर हो गया है। कारोबार की पटरी पर न लौटने की सूरत में मेरठ की कपड़ा सनत और इसका कारोबार से जुड़ा बुनकर तबका बदहाली की दहलीज पर पहुंच चुका है। पेश खास रिपोर्ट। रियासती उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तदार में बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली की सहूलियात दस्तयाब थी, जिस वजह से पावरलूम कपड़ा सनत से वाबस्ता बुनकर तबका कुछ राहत महसूस कर रहा था। लेकिन नोटबंदी से बिगड़े हालात के बाद बिजली बिल की मार ने बुनकरों को बर्बादी की दहलीज तक पहुंचा दिया और धीरे धीरे पावरलूम कारखाने बंद होने लगे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से तो हालात इतने खराब हुए कि अब छोटे पावरलूम वाले बुनकर अपनी मशीनों को लोहे की कीमत पर कोड़ियों के भाव फरोख्त करने को मजबूर हैं। तो इतने खराब हैं कि बस भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। इस टाइम काम धंधा तो बंद पड़ा बिल्कुल। अब ये इतनी दिनों से मशीनें बंद पड़ी हैं, अब 2 मशीन लग रही हैं, इसमें भी गुजारा नहीं है। 4 लगा लें जब भी गुजारा नहीं है, तो काम धंधा कोई चढ़ाने को तैयार नहीं है। तो इसके अलावा कोई और काम हम पाता नहीं। क्योंकि वैसे फ़र्क तो पड़ा है, हालात कारोबार में फ़र्क पड़ गया, कारोबार बंद हो गया है। हालात इतने हो गए जो 2-4 महीने मशीनें बंद रही हैं, माल बिक नहीं रहा, कोई तैयारी नहीं है हमारे पास, बिजली के ऊपर से माल है, तो बहुत बुरा हाल है हमारे पास। मशीन की तैयारी, माल की तैयारी नहीं है, मशीन बिक रही है और कोई लेने को भी तैयार नहीं मशीनों का। मशीनों का ही काम हुआ था, अब ये 1.5 साल से अपना हालात बिगड़ गए। अब हम क्या कर सके, हमारे पे गरीबी आ गई। अब बच्चे बाहर करने लगे, बच्चे परेशान है, बत्ती इतनी महंगी कर दी, अब बच्चे क्या करेंगे। बुनकरों के फ्लैट रेट बिजली बिल की सहूलत को खत्म करने के बीजेपी हुकूमत के ऐलान के बाद जनवरी से लेकर अब तक बुनकरों पर लाखों रुपए बिजली बिल अदायगी के लिए कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बुनकरों की जबरदस्त एहतजाज के बाद अब जनवरी से लेकर जुलाई तक की बिल अदायगी में हुकूमत ने राहत तो दी है, लेकिन आगे क्या होगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। 2019 31 दिसंबर में जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस फ्लैट रेट को ख़त्म किया, उसके बाद से फिर यही हालात पैदा हो गए। जो मशीनों की स्थिति ख़राब हो गई थी, काम नहीं चल रहे थे, लोहे के भाव मशीनें बेचनी पड़ी और साथ साथ सबसे बड़ा साथ में ये भी हुआ कि लॉकडाउन लगा मार्च के लास्ट में, और उसके बाद जो लेबर घर गई, आज तक पूरी तरीके से लेबर नहीं आ पाई। कुछ लोग बर्बादी के कगार पर आ चुके। मेरठ की कपड़ा सनत की पहचान हैंडलूम, पावरलूम कारखानों से रही है, लेकिन बेपरवाह सरकार और हालात की मार से अब इस कारोबार की चमक फीकी पड़ती जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश के कई अजला में सैलाब ने कहर बर्पा कर रखा है। प्रयागराज में गंगा और जमुना में उफान के बाद रिहायशी इलाकों में दाखिल हुए पानी से काफ़ी परेशानी हो रही है। संगम में आए सैलाब से मजहबी मकामात पानी में डूबने लगे हैं। मजहबी मकामात के आसपास के रिहायशी और कारोबारी इस इलाकों को खाली कर चुके हैं। सड़कें ज़ेरे आब हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है। जिस तरह से ये गंगा मैया का जलस्तर बढ़ रहा है, तो हमारे ख्याल से जल्द ही ये हनुमान जी का अपना अभिषेक कराएंगे अपने जल से। जैसे सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जब तक बड़े हनुमान जी का अपना अभिषेक अब गंगा जी अपने जल से नहीं करती, तब तक ये प्रयाग धरती में कुछ ना कुछ अशुभ होता रहता है। तो ये अच्छा संकेत है कि गंगा जी यहाँ किनारे तक आ गई हैं और बहुत जल्द ही अपने जल से बड़े हनुमान जी का अभिषेक करेंगे, जिससे ये प्रयागवासी और ये पूरा देश खुशहाल रहेगा। कोरोना से तो
बिल्कुल मुक्ति मिलेगी ही, और ऐसा संकेत मिल भी रहा है प्रयागराज में। और गंगा जी जिस तरह से बढ़ रही, हमें लगता है ये जल्दी 1-2 दिन में इसका जल अपने मंदिर में प्रवेश कर जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि यह जल अब किले के पास नज़दीक होता हुआ बड़े हनुमान मंदिर के पार्क तक पहुंच गया है। और अगर 3 मीटर करीब ये दूरी और तय करता है जल, तो ये सीधे बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच सकता है। ऐसी मान्यता है कि हर साल माँ गंगा, माँ यमुना बड़े हनुमान जी को अभिषेक कराने के लिए आती हैं और कई दिनों तक मंदिर के गर्भगृह में रहती हैं। पानी जब उतरता है तब यहाँ पर फिर से पूजा अर्चना होती है। उतने काल तक मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाते हैं और श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन पूजन कर पाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को जिस साल माँ गंगा आकर यहाँ पर स्नान कराती हैं उस साल शुभ होता है। जो पर्व पड़ते हैं वो भी शुभ माने जाते हैं। इस बार भी ये कामना की जा रही है कि माँ गंगा जल्द पहुँचें और हनुमान जी को अभिषेक कराएं, ताकि जो कोरोना नाम की महामारी है उस बीमारी से पूरे देश और दुनिया को निजात मिल सके। तो प्रार्थना शुरू हो गई है, लोग कामना कर रहे हैं, मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा है कि माँ गंगा का जिस तरह से आवेग बढ़ रहा है, जिस तरह से माँ यमुना का आवेग बढ़ रहा है, जल्द से जल्द वो मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचें। और ये कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द माँ यमुना और माँ गंगा अभिषेक कराएं हनुमान जी को, और जो मान्यता है वो लोगों की पूरी हो। और लोगों का इंतज़ार है कि जल्द से जल्द अभिषेक कराने पहुँचें। और जिस रफ्तार से गंगा और यमुना का वेग बढ़ रहा है, ये माना जा रहा है कि कल सुबह तक बड़े हनुमान जी के मंदिर में गर्भगृह तक गंगा और यमुना का जल पहुंच सकता है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिहार असेंबली इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। साथ ही मुल्क में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 65 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे। आपको बता दें कि बिहार असेंबली की मुद्दत-ए-कार 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है। इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा, लेकिन इससे पहले ही सभी पार्टियां अपनी तमाम तर तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं। पार्टी दफ्तरों में गहमा गहमी है, सड़कों पर और अवामी मकामात पर इसका असर साफ देखा जा रहा है। देश के अन्य राज्यों में 65 स्थान पर विधानसभा के बाई इलेक्शन होने हैं और एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का भी बाई इलेक्शन होना है। तो कमीशन ने इस प्रेस रिलीज के द्वारा यह सूचित किया है कि अभी जो ये बाई इलेक्शन और होने हैं उनको, चूँकि बिहार विधानसभा का चुनाव 29 नवंबर 2020 से पहले कराना है, ड्यू डेट है, तो इन सभी इलेक्शनों को बिहार विधानसभा के समय ही साथ साथ कराए जाने का निर्णय संसूचित किया है। बिहार कांग्रेस इंचार्ज शक्ति सिंह को गोहल ने कहा कि अजीम इत्तेहाद में सीटों को लेकर कोई तनाज़ा नहीं है, जल्द ही मशावरत के बाद सीटों का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सीटों के बंटवारे के लिए मीटिंग ही हो, बल्कि कोरोना के इस दौर में दूसरे मवासलात का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अजीम इत्तेहाद पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी और फतह याब होगी। भी गई होती है, वो आपको बताने के लिए क्या वक्त नहीं होता है, तो आपको लगता है कि कुछ नहीं होता। आज इस दौरे में आए हैं, किससे किससे मुलाकात होने की बात संभावना है? अभी कोरोना चल रहा है, कोई साथियों के साथ बात करने के लिए फिजिकली मिलना जरूरी नहीं होता है, बहुत रास्ते होते हैं। तेजस्वी से आप बात करेंगे, आए हैं तो तेजस्वी से मुलाकात होगी? तेजस्वी भाई से बात करने के लिए मुझे पटना आने की जरूरत नहीं है, तेजस्वी भाई से बात होती। रांची के रिम्स में लालू के सियासी दरबार पर सियासत तेज है। बिहार के वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जेल के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लालू यादव और हेमंत सोरेन के दरमियान कुछ समझौता हुआ है। नीरज कुमार से हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने बातचीत की। में गए हैं 420 के आरोपी और ये दरबार सजा रहे हैं। किस बात का दरबार? भाई जो आदतन अपराध करने वाला व्यक्ति हो, भ्रष्टाचारी हो, तो उसको किस, और ये जेल आईजी, आपके जेल आईजी हैं, वह कह रहे हैं कि लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, मजिस्ट्रेट नियुक्त कर रहा है, आईवास कर रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी, आपकी जुबान खामोश क्यों है? क्या कोई 2020 के चुनाव में विधानसभा में डील हुआ है? अगर डील हुआ है तो वह भी बताइए। लालू जी की परंपरा रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि झारखंड हुकूमत की लगाम अब लालू के हाथों में है और लालू की हिदायत पर ही हेमंत सोरेन चल रहे हैं। लालू जी को स्पेशल प्रिविलेज देने के मामले में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की भद बुरी तरह पिट चुकी है। अब सरकार ने अधिकारियों को आगे करके आईवॉश करने की कोशिश की है। अब जेल आईजी पत्र लिख रहे हैं
रांची के कमिश्नर को, लेकिन ये बात भी सत्य है कि रिम्स डायरेक्टर का आवासीय परिसर इन दिनों झारखंड सरकार में ठेका पट्टा बांटने का, विभिन्न तरह के दलाली ठेकेदारी का एक अड्डा बन चुका है। और यही नहीं, पूरे बिहार से नेता और कार्यकर्ता वहां जुट रहे हैं और टिकटों की बोली लग रही है। मुजफ्फरपुर में कोरोना मुतासरीन के लिए अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही अस्पताल का इफ्तिताह होगा और कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त में होगा। पीएम केयर फंड से डीआरडीओ ने 500 बेड की अहलियत वाला अस्पताल हवाई अड्डे के करीब में बनवाया है। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे प्रवीण ठाकुर ने अस्पताल से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात फराहम की। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए डीआरडीओ द्वारा मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है 500 बेड का अस्पताल। और आप जो देख रहे हैं ये आईसीयू वार्ड है जो पूरी तरह तैयार किया गया है। 125 बेड आईसीयू के लिए है और पूरी तरह आधुनिक तरीके से आप देख सकते हैं किस प्रकार ये अस्पताल को तैयार किया गया है। रिकॉर्ड समय में डीआरडीओ ने तैयार किया है, महज एक पखवाड़े के भीतर ये तैयार किया गया है और बस अब उद्घाटन का इंतजार है। तमाम जो डीआरडीओ के अधिकारी हैं उन्होंने इंस्पेक्शन किया है और पूरी तरह इसे कोरोना संक्रमित के मरीजों के लिए तैयार पाया है। क्या पूरी तरह तैयार है? बिहार सरकार के आग्रह पर भारत सरकार द्वारा पीएम केयर फंड से मुजफ्फरपुर के पतही एयरफील्ड पर मात्र 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर इस हॉस्पिटल को स्थापित किया गया है। इस हॉस्पिटल में 125 नंबर्स बेड जो हैं वो आईसीयू पे हैं और 375 बेड नॉर्मल बेड है, लेकिन उसमें भी ऑक्सीजन की सुविधा है। जहाँ तक आईसीयू का सवाल है, इसमें वेंटिलेटर, मॉनिटर और ऑक्सीजन की पूरी सुविधा है। इस पूरे हॉस्पिटल को जर्मन हैंगर, जिसको आप रैपिड कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के तौर पे बनाया गया है और इसकी पूरी लंबाई 185 मीटर और चौड़ाई 140 मीटर है और इसमें इनको कई कंपार्टमेंट में बांटा गया है। जैसे अभी आप जहाँ पे देख रहे हैं ये आईसीयू कंपार्टमेंट है और इसके बाद एक हमारा जनरल कंपार्टमेंट है। पूरी एयर कंडीशनिंग की पूरी व्यवस्था है। इसमें वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, बायोमेडिकल वेस्ट और लैब टेस्ट की सुविधा है और इस पूरे पीएम केयर फंड द्वारा इसका वहन किया जाएगा। यहाँ पे जो भी मरीज आएंगे उनको मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इस प्रकार जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के तहत ये पीएम केयर फंड द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को समर्पित ये अस्पताल पूरी तरह तैयार कर लिया गया है और महज एक पखवाड़े के भीतर ये सब हुआ है और अब बस इंतज़ार है कि इस आधुनिक अस्पताल में किस प्रकार कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज कराया जाता है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर ये अस्पताल पूरी तरह चालू हो जाएगा और कोरोना संक्रमित मरीजों को समर्पित किया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। गंगा की सतह आब में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। भागलपुर जिला इंतजामिया ने प्राइवेट कश्तियां, ओवरलोड कश्तियों पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद कश्तियां चल रही हैं, लोग मजबूरी में सफ़र भी कर रहे हैं। आए दिन हादसात के बावजूद लोग इससे सबक नहीं ले रहे। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे राहुल कुमार ने। जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और यही कारण है कि जिला प्रशासन के द्वारा पहले ही गंगा में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है, लेकिन अभी भी नाव का जो है अबाध गति से आना जाना जारी है। दियारा इलाके के लोग जो है नाव से जो है आर पार कर रहे हैं और किस तरह से लोगों का हुजूम जो है नाव पर सवार होता है सहज अनुमान लगाया जा सकता है। क्षमता से अधिक जो है लोग नाव पर सवारी कर रहे हैं और इन्हें देखने वाला और रोकने वाला कोई नहीं है। लगातार नाव की सवारी यहाँ पर हो रही है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि विजुअल में किस तरह से जो है लोग नाव पर सवार हैं अपने ज़रूरत के सामानों को लिए हुए, घर के ऐसे सामानों को लेकर जो कभी भी हादसे का गवाह बन सकता है। बावजूद इसके लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं और नाव का परिचालन लगातार जारी है। सही कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।